हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूँ हमारे वीडियो नॉलेज श्रृंखला का अगला यूट्यूब वीडियो। ये 12वां वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन, और भगवान श्री गणेश का नाम लेकर हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व के जो दूसरे संविधान हैं वो सब नागरिकों को या व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार तो देते हैं, लेकिन हमारा संविधान एक विशेष संविधान है जो शोषण के विरुद्ध भी उनको अधिकार देता है। ये शोषण से बचाने की भी उनको गारंटी देता है, और ये विश्व का पहला अनोखा ऐसा संविधान है। अन्य देशों के संविधान में ये व्यवस्था नहीं है। आइए समझते हैं। शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल 23 और 24 में हमारे लिए रखा गया है संविधान निर्माताओं द्वारा। हम समझते हैं कि शोषण क्या होता है। सबसे पहले शोषण शब्द को परिभाषित करते हैं। शोषण शब्द को जब हम गूगल करेंगे तो इसके लिए एक थोड़ा सरल शब्द उत्पीड़न हमें मिलेगा। उत्पीड़न दो प्रकार का होता है, या तो शारीरिक उत्पीड़न या फिर मानसिक उत्पीड़न। उत्पीड़न शब्द को और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम इसे व्याख्या रूप में या परिभाषित रूप में ले जाते हैं। शोषण शब्द का वास्तविक अर्थ होता है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम कराना, या इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना ही शोषण है। देखिए, मनुष्य जो जीवन का अधिकार है उसी में ये बात निहित है कि उसे गरिमामय पूर्ण जीवन दिया जाएगा। अर्थात वो अपनी इच्छा से खा सकता है, पी सकता है, पहन सकता है, सो सकता है, अपनी इच्छा से कुछ भी काम कर सकता है। और इस इच्छा पर जो प्रतिबंध लगाता है वही शोषण कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं किया जा सकता, और वही शोषण हो जाएगा। इसी के विरुद्ध हमारा संविधान जो है वो व्यक्तियों को, अर्थात भारत के नागरिक और भारत के गैर नागरिक जो नागरिक नहीं है उनको भी अधिकार प्रदान करता है। ऐसा हमारा संविधान व्यवस्था करता है। अब संविधान किस रूप में व्यवस्था करता है इसे समझते हैं। आर्टिकल 23 जो है वो हमें तीन प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। अर्थात ना तो मानव का दुर्व्यापार किया जा सकता है, ना उससे बलात् श्रम किया जा सकता है, और इसे 3 रूपों में हमें प्रदान करता है ये आर्टिकल। पहला तो उसका व्यापार, दूसरा बलात् श्रम, और तीसरा बेगार। अब इसकी व्याख्या जब हम समझते हैं तो आर्टिकल 23(1) में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि मानव का दुर्व्यापार भी नहीं किया जा सकता, ना उससे बेगार कराया जा सकता है, तथा इसी प्रकार अन्य रूप में बलात् श्रम भी उससे नहीं कराया जा सकता है। ये निषिद्ध है, इसे रोक लगाता है। और आगे कहता है कि यह एक अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि संसद को अधिकार दिया जा रहा है कि वो इससे रिलेटेड विधि बनाएगी और उस विधि के अनुसार इन्हें दंडनीय घोषित किया जाएगा। इस प्रकार के आचरण को, किस प्रकार के, ऐसे 3 प्रकार के आचरण पर रोक लगाता है हमारा संविधान। अर्थात शोषण को पूरी तरह कवर नहीं किया जा रहा है, केवल शोषण के 3 रूप। मानव के दुर्व्यापार। अब मानव का जो दुर्व्यापार है उसमें क्या क्या शामिल है उसे समझते हैं। मानव के दुर्व्यापार में मानव को खरीदना या बेचना शामिल है, मानव के अंगों को खरीदना या बेचना शामिल है। ये मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा। बलात् श्रम क्या होता है? बलात् श्रम का अर्थ होता है किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करवाना बलात् श्रम कहलाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का इच्छा नहीं है कि वो किसी के बाल काटे या जानवर को फेंके या साफ सफाई करे, या कोई और बड़ा कार्य हो सकता है, इंजीनियर के रूप में सॉफ्टवेयर बनाए, उसकी इच्छा नहीं है, और उससे इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम कराया जाता है तो वो बलात् श्रम के श्रेणी में आता है। ऐसा सभी कार्य जो व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उससे करवाए जाते हैं वो बलात् श्रम कहलाते हैं।
इसका एक स्वरूप है बेगार। अब बेगार भी बलात् श्रम का ही रूप है, जब व्यक्ति से काम कराया जाए, अब यहां हो सकता है उसकी इच्छा हो या ना हो, और बदले में उसे पैसा ना दिया जाए, उसके मूल्य को ना चुकाया जाए, तो इसे हम बेगार कहते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से कोई काम कराया जाता है गड्ढा खोदने का या कि कोई और काम हो सकता है, और उसे उसके बदले में पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो इसे हमने बेगार कहा है। और इसी के अंदर से निकलता है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी भी एक ऐसा ही टाइप है कार्य का जिसमें व्यक्ति को ऋण के बदले में काम करवाया जाता है, या ऋण के ब्याज के बदले में उससे काम करवा दिया जाता है। उसको पैसे नहीं पे किए जाते हैं उसके कार्य के बदले में, या उतने पैसे पे नहीं किए जाते हैं जितने उसके बनते हैं, बनने चाहिए। इसे हमने बेगार की श्रेणी में रखा है। तो ऐसे हमारा जो संविधान है वो शोषण की 3 श्रेणियां बांट करके उसे हमारे नागरिकों को और अन्य नागरिकों को, मतलब अनागरिकों को, जो नागरिक नहीं है उनको उपलब्ध कराता है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से नहीं रोकेगी। अब यह अपवाद है, हम लोग अपवाद पर ध्यान नहीं देते। आर्टिकल 23 के 2 में इसके अपवाद को लिखा गया है। देखिए, संविधान निर्माता बड़ी अच्छे से जानते थे कि हमारे देश में ऐसी कोई स्थितियां आ सकती हैं, ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जब सरकार को जानबूझकर कोई काम करवाना पड़े नागरिकों को। इसलिए 23(2) को अपवाद स्वरूप शामिल किया गया कि जब भारत में ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि सरकार को नागरिकों से कुछ जबरदस्ती करवाना पड़े, तो उसे अनिवार्य रूप से जोड़ दिया गया है कि सरकार चाहे तो या राज्य चाहे तो अनिवार्य सेवाएं नागरिकों पर अधिरोपित कर सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा अभी चीन से युद्ध हो जाए और अब हमें सैनिकों की जरूरत तो हो सकता है कि हमारे देश की सरकार या राज्य जो है वो सबके लिए 2 वर्ष अनिवार्य सैनिक सेवा देने का प्रावधान कर दे। ये अनिवार्य सेवा के रूप में आएगा और इससे राज्य को अधिकार दिया गया आर्टिकल 23(2) के तहत ये शोषण के विरुद्ध नहीं होगा या इसे शोषण नहीं माना जाएगा। यह हमें आर्टिकल 23 में याद रखना है। अब एक कोर्ट केस के माध्यम से इस बात को और अच्छे से समझते हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एक कोर्ट केस हुआ। एशियाड केस कहा जाता है इसे, शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, एशियाड वर्कर्स केस। ये फेमस है, इस नाम से फेमस है। ये 1982 में घटित हुआ। क्या था ये केस? ये केस था एशियाड जो योजनाएं चल रही थी, इन योजनाओं में जो मजदूर काम करते थे तो वहाँ उस क्षेत्र में या कुछ क्षेत्रों में जमींदार या बिचौलिए जो थे, जो उन मजदूरों को वहाँ लगाते थे, ठेकेदार कहा जा सकता है। ठेकेदार जो है वो उतनी मजदूरी उन मजदूरों तक नहीं देते थे। मैं आंकड़ा बताता हूँ। इन लोगों को एशियाड ये जो संस्था थी इसके द्वारा 9 रुपये 75 पैसे की मजदूरी दी जाती थी, जबकि बिचौलिए जो है उसमें से अपना कमीशन काट लेते थे और मजदूरों को 2 रुपये के आसपास कुछ मजदूरी दी जाती थी। एक मजदूर ने इस प्रकार का केस किया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी को भी शोषण मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी दर जो सरकार द्वारा तय किया गया है उससे कम भी अगर किसी को दिया जाता है तो भी वह शोषण के अधिकार में शामिल होगा। हमें याद रखना है एशियाड वर्कर केस 1982, इसमें न्यूनतम मजदूरी को भी शोषण मान लिया या उससे कम पैसे देने को भी शोषण माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय का विशेष केस था, याद रखिएगा। एक और केस रहा, बहुत इंटरेस्टिंग केस था ये, भंवरी देवी केस भी कहा जाता है या इसे विशाखा केस कहा जाता है। इसका जो मूल नाम, जो विश्व प्रसिद्ध नाम है वो विशाखा केस 1997 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने महिलाओं के सशक्तिकरण में एक नींव का पत्थर साबित होने वाला काम किया। यह हमारे शोषण के अधिकार से कैसे संबंधित है ये समझते हैं, और ये क्या केस था ये समझते हैं। भंवरी देवी नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी राजस्थान में। तो राजस्थान के एक क्षेत्र में ये भंवरी देवी जो है वो छोटे बच्चों की या बाल विवाह के रोकथाम के लिए काम किया करती थी। ये जिस क्षेत्र में काम करती थी वहाँ एक रसूखदार व्यक्ति के यहाँ एक बच्चे की शादी होने वाली थी और ये उस शादी को रोक देती हैं या रुकवा देती हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपना काम कर रहे थे, इन्होंने उसको रुकवाया।
और क्योंकि वो बाल विवाह 1 वर्ष के बच्चे की शादी हो रही थी, इन्होंने जाकर के उसको रुकवाया। जब ये स्थिति हुई तो जिस व्यक्ति के घर का विवाह रोका गया था उसने अपना ईगो हर्ट समझ करके या उसने अपनी ईगो पर इस बात को लेकर के कुछ दिन बाद जब भंवरी देवी अपने पति के साथ खेत में काम कर रहे थे तब उसके कार्यस्थल पर वहां जा करके भंवरी देवी के पति को प्रताड़ित किया और इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यहां तक बात रुकी नहीं। जब ये थाने में जाते हैं रिपोर्ट करने या केस को दर्ज करवाने तो इनकी बात नहीं सुनी जाती है। इवन साक्ष्यों के अभाव में जो सत्र न्यायालय होता है वो भी केस को खारिज कर देता है कि इनका बलात्कार नहीं हुआ है। बाद में जब ये घटना घटित हो चुकी होती है तो कुछ समय बाद 1992 में ये घटना घटित हुई थी। बाद में कुछ सामाजिक संगठन भंवरी देवी के साथ खड़े होते हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होता है महिलाओं के सशक्तिकरण या महिलाओं के अधिकारों को लेकर। तब जाकर के बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट अंततः एक निर्णय लेता है कि भंवरी देवी के साथ बलात्कार हुआ था और इनके इस बलात्कार में जो लोग शामिल थे उन्हें भी सजा दी जाती है और जो अधिकारी जो शामिल थे जिन्होंने केस दर्ज नहीं किया था, जिन लोगों ने इनको समर्थन नहीं किया था, उनको भी सजा दी जाती है। और 1997 में आए इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश का एक गाइडलाइन हमारे देश में जारी करता है कि महिलाएं जो कार्यस्थल पर काम करती हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, या कार्यस्थल पर महिलाओं के जो नियोक्ता होंगे, जो मालिक होंगे, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, और पुलिस या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना होगा जब उनके साथ कोई अपराध होता है। तो इसे हमारे देश में विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अभी कुछ समय पहले वर्ग 3 का एक एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि विशाखा दिशा निर्देश का संबंध किससे है, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था महिला सशक्तिकरण। ये हमें याद रखने, ऐसी छोटी छोटी बातें एग्जाम में आती हैं। तो ये विशाखा गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत माइल्ड स्टोन टाइप के डिसीजन दिए और उसमें क्या क्या शामिल था। उसमें शामिल था कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और वो रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है तो ये भी उसका शोषण है। अर्थात शोषण के अधिकार को और बड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि अगर व्यक्ति के साथ का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाएगा तो ये भी शोषण में शामिल होगा। इसके साथ ही शामिल किया गया कि कार्यस्थल पर उसके साथ जो जो चीजें होंगी ये भी शोषण में शामिल की जाएंगी। उसके साथ क्या क्या किया जा सकता है या क्या क्या सावधानियां रखनी है वो भी शोषण की परिभाषा में आएगा। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों को व्याख्या की गई। याद रखिएगा ये कोर्ट केस। आप आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 23 के बारे में कुछ छोटी छोटी सी बातें हम याद रख लेते हैं कि यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। यह व्यक्ति को राज्य से तथा व्यक्ति से भी संरक्षण प्रदान करता है। याद रखिएगा आर्टिकल 23 सरकार से तो व्यक्ति को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर ही रहा है, ये अन्य व्यक्ति भी उसका शोषण ना करे इससे भी उसको संरक्षण प्रदान करता है। हो सकता है कि कोई सरकार किसी व्यक्ति का शोषण कर रही हो, उसे मजदूरी ना दे या उसे कम पैसे में काम कराए, ये शोषण होगा। और अगर कोई व्यक्ति भी ऐसा काम कराता है तो भी उससे शोषण ही माना जाएगा। अर्थात आर्टिकल 23 व्यक्ति से तो राज्य से तो व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता ही है, ये व्यक्ति से भी व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है, ये भी हमें याद रखना है। इसमें मानव दुर्व्यापार जो है उसमें मानव की खरीदी बिक्री, अनैतिक दुर्व्यापार, इस अनैतिक दुर्व्यापार को एक अलग कोर्ट केस में कोर्ट में व्याख्या करते हुए कोर्ट ने इसमें वेश्यावृत्ति को भी शामिल किया है, देवदासी प्रथा को भी शामिल किया है और अन्य इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको भी शामिल किया है कि ये भी मानव दुर्व्यापार का एक अंग होगा। और अगर ऐसा मानव की इच्छा के विरुद्ध होता है तो इसे शोषण माना जाएगा। ये याद रखिएगा। पूछा जाता है कि वेश्यावृत्ति शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत शामिल है या नहीं है, तो ये है। कोई भी कार्य जो मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध किया जाए वो सब शोषण है। संसद द्वारा 1956 में अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम बनाया गया था 1956 में। देखिए इस आर्टिकल में जो जो अधिकार हमें दिए गए हैं सबके लिए संसद द्वारा कानून बनाए गए हैं। भले ही वो बेगार हो तो बेगार के लिए एक अलग कानून है, अनैतिक व्यापार या मानव दुर्व्यापार हो तो उसके लिए अनैतिक व्यापार दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 संसद ने बनाया था।
बेगार का अर्थ होता है बिना पारिश्रमिक के काम कराना, बिना पैसे दिए काम कराना, इसे भी प्रतिबंधित किया गया है। बंधुआ मजदूरी जो कि बेगार का ही एक स्वरूप है, उसे भी प्रतिबंधित किया गया है। बलात् श्रम भी इसी की श्रेणी में आ जाता है। और बलात् श्रम जो होता है वो किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना, इसे भी हमारे संविधान द्वारा निषिद्ध किया गया है, इसको भी रोका गया है। तो अब ओवरऑल हम समझते हैं कि शोषण का जो अधिकार है उसमें हमें क्या क्या चीजें संविधान ने उपलब्ध कराई हैं। एक ओवरव्यू बनाया जाए कि मनुष्य की रिपोर्ट दर्ज ना होगी तो भी शोषण के विरुद्ध अधिकार ही माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा दिया जाता है तो भी शोषण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक रूप से शोषण होता है तो भी उसे शामिल किया जाएगा। मानसिक शोषण होता है तो भी उसे इसी में शामिल किया जाएगा। बलात् श्रम, बेगार या वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, इन सब को इस अधिकार में शामिल किया गया, ये हमें याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 24 पे आते हैं। आर्टिकल 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। एक छोटी सी लाइन है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, और ये अंदर व्याख्या के रूप में कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी प्रकार के 3 स्पेस का नाम लिखा है इसने, 3 स्थानों के बारे में बात कही है। पहला स्थान है कारखाने, दूसरा है खान, और तीसरा है खतरनाक स्थान, खतरनाक या परिसंकटमय। खतरनाक जो स्थल होते हैं जिन्हें इस संविधान में परिसंकटमय स्थल कहा गया है, इन तीनों स्थानों पर व्यक्ति के या बालकों के कार्य को निषेध करता है। तो आर्टिकल 24 क्या करता है? बाल श्रम को निषेध करता है। और बाल श्रम को किन किन स्थानों पर निषेध किया गया है? 3 स्थानों पर, कारखानों में, खानों में और परिसंकटमय स्थानों पे। देखिए यूपीएससी जैसा एग्जाम जो जब क्वेश्चन बनाता है ऐसे आर्टिकल्स पे, तो आर्टिकल्स में ऐसे प्रश्न बनाता है कि आर्टिकल 24 के तहत आता है, और 4 ऑप्शन में, एक में कारखाने दे देगा, एक में खनन दे देगा, एक में परिसंकट में स्थान दे देगा, और चौथा इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन और डाल दिया जाएगा, और फिर नीचे ऑप्शन होगा 1 2 1 2 3 1 2 4, ऐसे ऑप्शंस बना दिए जाते हैं। तो हमें रटना है कि ये जो संविधान है वो 3 स्थानों की बात कर रहा है, कारखानों की, खानों की और परिसंकटमय नियोजन की बात कर रहा है, परिसंकटमय स्थलों की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 24 जो है वो साफ शब्दों में बाल श्रम अर्थात 14 वर्ष से कम बच्चों के इन 3 स्थानों पर निषेध को या काम करने को निषिद्ध करता है। इसीलिए हमने संसद ने कानून बनाया, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बनाया गया। और ये जो अधिनियम है ये इसकी और ज्यादा व्याख्या करते हुए कुछ आगे कहता है। बाल श्रम निषेध अधिनियम के माध्यम से परिसंकटमय स्थानों की चर्चा की गई। परिसंकटमय जो स्थल है उनको परिभाषित कर दिया गया, और इनके तहत कुल 65 स्थलों को, 65 स्थानों को परिसंकटमय घोषित किया गया। अर्थात इस कानून के बन जाने के बाद बच्चों को ना तो कारखानों में लगाया जा सकता है, ना ही खानों में लगाया जा सकता है, और जो 65 स्थान बताए गए थे उनमें लगाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा लगाया जा सकता है। अर्थात ये कानून पूरी तरह पूर्ण नहीं था। 2016 में हमारे देश की संसद में एक नया कानून पारित किया गया और इस कानून में संशोधन कर दिया गया, और 2016 में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 आया, और उसमें 2 बातें जोड़ दी गई। अब वो बातें हम कर लेते हैं। बाल एवं किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम या उन्मूलन अधिनियम कहा गया इसे, और इसका नाम जो है वो बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 2016 हो गया। अब इसमें जो 2 बातें जोड़ी गई वो हम समझते हैं। देखिए हमारा पुराना कानून जो है वो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के बारे में कोई भी व्याख्या नहीं करता था। इस कानून में 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को किशोर कह दिया गया। पहला तो उन्होंने किशोर को परिभाषित कर दिया, और दूसरा एक लाइन जोड़ दी गई कि अब बच्चों, भले 0 से 14 वर्ष के बच्चों को
कारखाने, खनन और परिसंकट में या किसी अन्य या कहीं पर भी नियोजित नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा 1986 का कानून जो है वो केवल इन 3 स्थानों या 65 परिसंकट में स्थानों पर काम करने का रोक लगाता था, जबकि 2016 का जो कानून है वो बच्चों के किसी भी स्थान पर काम करने को रोक लगाता है। अर्थात 0 से 14 वर्ष के बच्चों को या बालकों को किसी भी कार्य में अब नियोजित नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाता है तो 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अर्थात उसे किसी भी रूप में अब नियोजित नहीं किया जा सकता है। ये पहली बात इसने जोड़ी। दूसरी बात इसने और आगे बढ़ करके जोड़ दिया कि जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे होंगे उन्हें किशोर कहा जाएगा, और इन किशोरों को भी इन 3 स्थानों पर, कारखानों में, खनन में और परिसंकट में स्थानों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। याद रखिएगा इस कानून के तहत किशोरों को अच्छे से परिभाषित किया गया है, और उन्हें भी, अर्थात अब जो बाल श्रम की परिभाषा उसे 0 से 14 ना करते हुए 0 से 18 तक खींच दिया गया है। भले इसे 2 नाम दिए हों, बाल श्रम 0 से 14, किशोर 14 से 18, लेकिन इन दोनों के ही काम करने को निषिद्ध कर दिया है। और दूसरी बात जो विशेष है कि पुराना कानून कुछ स्थानों पर काम करने की अनुमति दे देता था, जैसे चाय की दुकान हो, जैसे कालीन बनाने का कोई घरेलू उद्योग हो, कोई कुटीर उद्योग हो। इस कानून ने सभी स्थानों पर उनके काम करने को, नियोजित करने को प्रतिबंधित कर दिया है, और अगर किया जाता है तो फिर सजा देने का प्रावधान भी कर दिया इस कानून ने। तो हमें याद रखना है कि आर्टिकल 24 जो है वो क्या कहता है। अब आगे इससे हम और व्याख्या रूप में समझते हैं। एक कोर्ट केस है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। 1996 में ये कोर्ट केस का डिसीजन आता है, और MC मेहता इस केस में जो फाइल दायर करते हैं उसमें कुछ निर्णय दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है 1996 में, उस पर हम थोड़ी बात करते हैं। 1996 में जो कोर्ट है वो कहता है कि भैया एक कोष बनाया जाएगा बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में, और उस कोष का उपयोग जो है वो बच्चों के ही कल्याण के लिए किया जाएगा। अर्थात ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम में नियोजित किया जा रहा है उसे छुड़वाने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर बाल कोष का सृजन किया जाएगा, एक बाल कल्याण कोष बनाया जाएगा, और ये कोष जो है उन बच्चों को शिक्षा देने, उनको सहायता प्रदान करने का काम करेगा, और बच्चों के किसी भी रूप में बाल श्रम को निषिद्ध करेगा। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस में की जाती है। याद रखिएगा बच्चों से किसी भी प्रकार का इच्छा विरुद्ध कार्य कराना भी इस कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि वो भी नहीं कराया जा सकता, या कराया जाना अपराध होगा। और प्रत्येक जिले में एक एक कोष बनाया जाएगा जिसे हम बाल श्रम पुनर्वास कोष कहेंगे। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा चुका है पुनर्वास कोष कब बनाया गया, तो बाल श्रम पुनर्वास या बालक पुनर्वास कोष 1996 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर MC मेहता केस के माध्यम से बनाए गए थे। ये प्रत्येक जिले में होते हैं, और ये ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जो बाल श्रम से किसी रूप में ग्रसित होते हैं। अर्थात बाल श्रम से ग्रसित बच्चों को छुड़वाने और उन्हें वापस नियोजित करके उनकी सहायता के लिए ये कोष काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। दूसरी बात पे आते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2011 में ये कोर्ट केस का डिसीजन आता है। हम सबको पता है कि नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2014 में कैलाश सत्यार्थी को, और वो ही इस NGO को चलाते थे। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता रहे हैं कैलाश सत्यार्थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये केस, और इस केस में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि बालकों का खरीदना, बेचना, बालकों के अंगों का व्यापार, उनसे भीख मंगवाना या उनसे किसी भी प्रकार का काम करवाना है वो निषिद्ध किया जाएगा या वो निषिद्ध होगा। और बच्चों के संरक्षण के लिए सरकार जो काम करेगी उसे प्रतिवर्ष प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देना होगा। इस प्रकार की बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइन इस बचपन बचाओ आंदोलन में दी जाती हैं, हमें याद रखना है इन दोनों केस को।
आगे हम पढ़ते हैं कि अब वर्तमान में बाल श्रम की श्रेणियां कैसी हैं या बाल श्रम क्या है। देखिए, पूर्व में जो है वो 18 व्यवसाय या 63 प्रक्रियाओं को निषिद्ध किया जाता था, निषेध लागू करता था, लेकिन वर्तमान में संशोधन द्वारा सभी व्यवसाय और प्रक्रियाओं को निषिद्ध घोषित कर दिया है। अर्थात अब बच्चों को किसी भी प्रकार से कहीं भी नियोजित नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार से नियोजित किया जाता है तो उसे अपराध घोषित किया जाएगा और 6 माह तक की सजा का प्रावधान कर दिया है। 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा उसे दी जा सकती है और 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है जो बाल श्रम के लिए बच्चों को प्रेरित करे, लगाए, नियोजित करे। तो ये हमें याद रखना है। आर्टिकल 23 और 24 की हमने आज व्याख्या की। ये दोनों शोषण के विरुद्ध व्यक्ति को अधिकार प्रदान करते हैं, याद रखिएगा। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आज के वीडियो में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा। देखिए, अपवादों पर विशेष ध्यान देना है। हम इनको एक एक लाइन में पढ़ लेते हैं, जबकि इनको और डिटेल में पढ़ा जा सकता है। हमें इनको आगे अच्छे से पढ़ना है। अगले वीडियो में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।